ये एक टॉपिक बचा हुआ है, जल्दी से खत्म करके आज चैप्टर फिनिश करना है। ठीक है, बैठ जाइए जल्दी से। इधर देखिए, पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या है? एक पॉपुलेशन इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होगा और दूसरी को क्या होगा? नुकसान होगा। प्रीडेशन पढ़ा है, प्रीडेशन में भी एक को प्लस और एक को माइनस, दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है, कोई बताएगा? कुछ नहीं बताना चाहते हैं, बताएंगे डिफरेंस क्या है? अभी समझ में आएगा, थोड़ा सा बढ़ जाइए। देखिए, पैरासिटिज्म में जिसको प्लस होता है उसको क्या बोलेंगे? पैरासाइट। इसको क्या बोलते हैं? पैरासाइट। ठीक है, और जिसको नुकसान होगा उसके लिए टर्म यूज किया जाएगा होस्ट। समझ में आया? पैरासाइट और होस्ट का इंटरेक्शन है। पैरासाइट हमेशा क्या होते हैं? छोटे होते हैं, याद रखिए, स्मॉल होते हैं। और होस्ट क्या होगा? लार्ज साइज का। इसका साइज बड़ा होता है। जैसे हमारे सिर पर जुएं हैं, तो जुएं क्या है? लाइस, पैरासाइट हैं। हमारे इंटेस्टाइन में एक वर्म है, राउंड वर्म है, उस सबका साइज छोटा है, हमारी बॉडी का साइज बड़ा है। प्लांट पर फंगस लगता है, प्लांट पर बैक्टीरिया लगते हैं, डिजीज कॉज होती है, हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करते हैं। बैक्टीरिया फंगस क्या है? पैरासाइट हैं। सैप्रोफाइट भी हो सकते हैं, लेकिन लिविंग के लिए क्या है? वो पैरासाइट। तो पैरासाइट की बॉडी हमेशा छोटी होती है और ये होस्ट की बड़ी। एक तो ये अभी डिफरेंस, ठीक है, अभी बता रहे हैं। इसके बाद दूसरा क्या है? पैरासाइट जो होंगे वो होस्ट के साथ चिपके रहते हैं, क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं, दूर नहीं रहते हैं। समझ में आ रहा है? पैरासाइट होस्ट के साथ क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। तो यहां लिखेंगे जो पैरासाइट है is in close contact with host। ठीक, यही दो डिफरेंस है बस। अब डिफरेंस समझ में आया होगा। प्रीडेशन में क्या है? प्रीडेशन में जो प्रीडेटर है, जो खाता है, वो हमेशा बड़ा होता है, और जिसको खाया जाता है वो हमेशा छोटा होता है, उसको बोलते हैं प्रे। जो खाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। प्रीडेटर बड़ा है और प्रे क्या है? छोटा है। ठीक है, क्या जो है छोटा जानवर बड़े जानवर को खाएगा? नहीं खाएगा ना, बड़ा छोटे को खाएगा हमेशा। ठीक, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा क्या है? दोनों क्लोज कांटेक्ट में नहीं रहते, वहां दूर दूर रहते हैं। ठीक है, दूर दूर रहते हैं, और यहाँ क्या है? क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। ये दो डिफरेंस होते हैं। तीसरा डिफरेंस क्या है? पैरासाइट न्यूट्रिशन को सक करते हैं लिक्विड फॉर्म में, इनके दांत नहीं होते हैं, भोजन को चबाते नहीं हैं। और प्रीडेशन जैसे लॉयन है, वो टाइगर को जब वो डियर को मारेगा तो चबा के खाएगा। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में न्यूट्रिशन लेते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में लेते हैं, सक करते हैं। ये सब डिफरेंस है। पैरासाइट क्या करते हैं? लिखते रहिएगा, ये सक करेंगे न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन इन लिक्विड फॉर्म। और बहुत सारे डिफरेंस से आगे समझ में आता चला जाएगा। ठीक, समझ में आए? अब देखिए, इसके बाद जो पैरासाइट होते हैं ये होस्ट स्पेसिफिक हैं। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी पैरासाइट किसी भी होस्ट पर अटैक कर जाए। समझ में आया? मलेरियल पैरासाइट कौन सा है? उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम है तो ह्यूमन को ही तो अटैक करेगा, मॉस्किटो को तो मॉस्किटो में रहेगा या तो ह्यूमन में रहेगा। ठीक है, क्या किसी दूसरे जानवर में रहता है? नहीं रहता ना। होस्ट स्पेसिफिक है, एक विशेष होस्ट के अंदर ही रहते हैं। आपने टीनिया सोलियम पढ़ा है, फ्लैट वॉर्म है ना, राउंड वॉर्म है, उसका इन्फेक्शन एक पर्टिकुलर होस्ट में ही होगा, सब में नहीं होगा। ठीक, तो पैरासाइट जो होते हैं एक पर्टिकुलर होस्ट पर ही अटैक करते हैं, सब पर अटैक नहीं करते हैं, वो सबसे न्यूट्रिशन नहीं ले सकते हैं, होस्ट स्पेसिफिक हैं। तो अगली चीज लिखेंगे, पैरासाइट क्या है? ये होस्ट स्पेसिफिक हैं। ठीक है, दैट इज, इसका मतलब क्या? दैट इज अटैक ऑन स्पेसिफिक होस्ट। ये अपने विशेष होस्ट के साथ रहना पसंद करते हैं, उस पर अटैक करते हैं।
ठीक है। आगे इसके बाद देखिए, अब पैरासाइट जो है ये होस्ट के पर अटैक क्यों करते हैं? कोई पैरासाइट होस्ट पर क्यों रहता है? न्यूट्रिशन के लिए और लॉजिंग के लिए, फूडिंग एंड लॉजिंग, ठीक है। जैसे हमारे सिर पर जुए हैं तो हमारे सिर पर एक तो वो रह रहे हैं, उनको रहने की जगह मिल रही है, हम लोग दे रहे हैं, और दूसरा क्या, उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है। इंटेस्टाइन में है तो आंतों में हमारे वो रह रहे हैं और भोजन। तो पैरासाइट जो है ये क्या करते हैं? ये टेक मतलब लेते हैं, फूडिंग, फूडिंग एंड लॉजिंग, ठीक है। LODGING, लॉजिंग। फूडिंग का मतलब मील है, भोजन से है, फ्रॉम होस्ट, और इसका कोई पैसा नहीं लेते हैं, फ्री में लेते हैं, ठीक है। समझ में आया? फ्री फूडिंग एंड लॉजिंग होती है इनकी। अब एक चीज और समझना है कि आपने कोएवोल्यूशन पढ़ा था। कोएवोल्यूशन में क्या होता है? दो स्पीशीज हैं, एक स्पीशीज में एवोल्यूशन चल रहा है तो दूसरी स्पीशीज जो उस पर डिपेंड है उसमें भी एवोल्यूशन होगा। सोचिए, अगर ये कोई होस्ट है, ठीक है, और इस पर ये क्या है? पैरासाइट है। तो अगर होस्ट में एवोल्यूशन हो रहा है, होस्ट का विकास हो रहा है, तो पैरासाइट भी तो डेवलप करेगा इसके ऊपर। अगर होस्ट नहीं रहेगा तो पैरासाइट कहाँ रहेगा? होस्ट मर जाएगा तो पैरासाइट कहाँ जाएगा? ठीक है। तो इसका विकास तो इसका विकास, जैसे हमारी बॉडी में अगर कोई पैरासाइट है, बॉडी में इंडोपैरासाइट मान लीजिए, इंटेस्टाइन में है, तो अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन अच्छा है, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट अगर बढ़िया हो रहा है तो उसका भी डेवलपमेंट होगा, वो भी अपनी संख्या बढ़ाएगा, ठीक है। तो पैरासाइट और होस्ट में को इवोल्यूशन होता है। लिखेंगे पैरासाइट क्या है? को इवॉल्व, मतलब साथ साथ इवॉल्व करते हैं विथ होस्ट, होस्ट के साथ ये साथ साथ इवोल्यूशन खुद अपना करते हैं, को इवॉल्व विद द होस्ट। अगर होस्ट अपने अंदर कोई चेंजिंग करता है, लाइन लिखा हुआ है बुक में, अगर होस्ट अपने अंदर कोई चेंजिंग करता है तो पैरासाइट उस चेंजिंग को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। पढ़ लीजिएगा, लिखा है, ठीक है। हाँ, उसको न्यूट्रलाइज करेगा वो। हाँ, पैरासाइट हार्मफुल तो होते ही हैं, हार्मफुल क्यों नहीं होते हैं भाई। अब अगली चीज ये समझना है कि पैरासाइट होस्ट के अंदर या होस्ट के ऊपर रहते हैं, या तो होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे या तो ऊपर रहेंगे, ठीक है। जितने भी प्लांट में डिजीज हो रही है, चाहे फंगस से हो रही है, चाहे बैक्टीरिया से, ये सब पैरासाइट हैं। तो पैरासाइट क्या एडाप्टेशन कराते हैं होस्ट पर रहने के लिए? समझ में आ रहा है? जैसे हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया अगर पहुंच गया तो हमारा इम्यून सिस्टम तो उसको मार के खत्म कर देगा, नहीं कर देगा। तो पैरासाइट क्या करते हैं, कैसे वो बॉडी में जो है अपने आप को बचाते हैं, होस्ट के साथ रहते हैं। अगर तो होस्ट के साथ कुछ अपनी बॉडी में उनको चेंजिंग करना पड़ेगा, अदरवाइज वो होस्ट के साथ सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि होस्ट भी तो अपना बचाव करता है, वो भी तो पैरासाइट से बचने की कोशिश करता है। तो पैरासाइट भी क्या है, अपने अंदर कुछ चेंजिंग करते हैं ताकि वो सरवाइव करें। यहां पर आगे जो हेडिंग लिखना है वो क्या है? एडप्टेशन, एडप्टेशन इन पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में क्या एडप्टेशन होते हैं? पहला एडप्टेशन देखिए, लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पैरासाइट में अननेसेसरी का मतलब बेवजह वाले, जिसकी जरूरत नहीं है, वो सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। जैसे आंख नहीं होती हैं, क्योंकि पैरासाइट होस्ट के साथ चिपका रहता है, उसको कहीं हिलना डुलना नहीं है। प्रेडेटर है, लॉयन है, डियर को पकड़ना है, आंखें होनी चाहिए, ठीक है, समझ में आया। लेकिन पैरासाइट चूंकि होस्ट के साथ चिपके रहते हैं, अटैच रहते हैं, कहीं मूव नहीं करते हैं, तो उनमें विशेष सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। खासकर एंडोपैरासाइट की बात हो रही, जो पैरासाइट शरीर के अंदर हैं,
भाई शरीर के अगर अंदर है तो अंदर का एनवायरनमेंट तो बराबर है, यूनिफॉर्म है। शरीर के अंदर का टेम्परेचर क्या है, 37 है। तो जब एनवायरनमेंट सेम है तो सेंस ऑर्गन की जरूरत ही नहीं है। भाई सेंस ऑर्गन वहां जरूरत है जहां एनवायरनमेंट में कोई बदलाव हो रहा है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जब कोई बदलाव ही नहीं हो रहा, बॉडी के अंदर है, तो सेंस ऑर्गन की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा क्या है, एडहेसिव ऑर्गन होते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स और सकर्स, चिपकने के लिए, क्योंकि होस्ट से चिपकना भी तो है। तो इनकी बॉडी में क्या होते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं या सकर्स होते हैं, ठीक। तीसरा है लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पैरासाइट में डाइजेस्टिव सिस्टम लॉस्ट होता है। कारण क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है कोई, जानते हैं क्या कारण है? डाइजेस्टेड फूड ले रहे हैं ना, पका पकाया रेडीमेड भोजन ले रहे हैं, उसको जो है पचाने की जरूरत ही नहीं है, वो रेडीमेड फूड ले रहे हैं एक तरीके से। हमारे इंटेस्टाइन में अगर कोई पैरासाइट है तो वो सक कर रहा है न्यूट्रिशन को, हम जो डाइजेस्ट करते हैं उसी को ले लेता है, तो उसको तो डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाइजेस्टेड फूड ही ये ले रहे हैं, ठीक है। इसलिए इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का लॉस होता है, नहीं होता है। और 4 नंबर में क्या है, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये सब बुक में लिखा है, अंडरलाइन कर सकते हैं, हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। पैरासाइट में रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, प्रजनन की दर बहुत ज्यादा होती है। कारण क्या है, होस्ट के अंदर ताकि जिंदा रह सकें, अदरवाइज होस्ट की बॉडी उसको क्या कर सकती है, मार सकती है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम हमारे उसको क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ज्यादा रहेंगे तो कुछ तो बचेंगे, ज्यादा अगर संख्या रहेगी, इनकी ज्यादा नंबर रहेगा तो कुछ पैरासाइट अगर मर भी गए तो कुछ बचे रहेंगे, तभी तो आगे सरवाइव करेंगे, नहीं तो सबके सब खत्म हो जाएंगे। इसलिए रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी क्या होती है, ज्यादा क्यों होती है, फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, सर्वाइवल, ठीक है। तो ये 4 रीजन हो गया। अब कुछ देखिए, एक और चीज लिखिएगा, जो पैरासाइट हैं एक पॉइंट करके लिखिएगा, लाइफ साइकिल, लाइफ बुक में लिखा अंडरलाइन कर लीजिएगा, लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स जो होती है उनका जो जीवन चक्र है वो बहुत क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। विचारों का जीवन चक्र बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, जिंदगी भागते भागते बीतती है, एक जगह नहीं टिकते हैं। जैसे मलेरियल पैरासाइट को देखिए, एक बार वो कहाँ रहेगा, एक बार वो मॉस्किटो में रहेगा, एक बार ह्यूमन में रहेगा, एक जगह नहीं टिक रहा ना। और आपका लिवर फ्लिप देखिए, लिवर फ्लिप में 2 होस्ट होते हैं, एक प्राइमरी होस्ट होता है ह्यूमन और सेकेंडरी होस्ट होता है स्नेल होता है और घोंगा जिसको बोलते हैं, और एक और लिखा है क्या है, फिश। तो स्नेल और फिश, इसके 2 इंटरमीडिएट होस्ट हैं, 2। जैसे इंटरमीडिएट होस्ट का मतलब समझते हैं, जैसे कोई पैरासाइट हमारे अंदर आया, हम प्राइमरी होस्ट हो गए, हमारे अंदर से किसी दूसरे जानवर में गया, फिर वहां से फिर हमारे अंदर आ गया, तो दूसरा जो होगा वो क्या होगा, इंटरमीडिएट बीच का होस्ट होगा, ठीक है। हमारे से कहीं और गया, फिर वहां से वापस हमारे अंदर, प्राइमरी होस्ट से सेकेंडरी में गए, सेकेंडरी से वापस प्राइमरी में आ गए, तो सेकेंडरी वाला जो होता है वो इंटरमीडिएट माना जाता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, प्राइमरी होस्ट से कोई पैरासाइट कहां जा रहा है, सेकेंडरी होस्ट में जा रहा है पैरासाइट, तो ये सेकेंडरी से वापस प्राइमरी में, तो यही सेकेंडरी क्या बोला जाएगा, इंटरमीडिएट है, ये बीच वाला है, ठीक है, ये बीच वाला होता है। तो इसलिए इनकी लाइफ साइकिल बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक। अब आगे लिखेंगे, पैरासाइट्स जो हैं, पैरासाइट्स इनके या तो एक होस्ट हो सकता है या तो 2 भी हो सकते हैं, हैव 1 or 2 होस्ट, 1 or 2 होस्ट। होस्ट को आप क्या कह सकते हैं, वेक्टर, क्या बोलेंगे, वेक्टर। वेक्टर समझते हैं, जैसे
प्लाज्मोडियम का होस्ट क्या है? ह्यूमन है, और मॉस्किटो है, मॉस्किटो वेक्टर है ना। तो पैरासाइट के या तो एक होस्ट हो सकता है या तो दो हो सकते हैं। एक का एग्जाम्पल क्या है? एस्केरिस जो होता है, ठीक है, एस्केरिस, हाँ एक होस्ट है। प्लाज्मोडियम के दो होस्ट हो गया। लिवर फ्लूक के दो के एग्जाम्पल लिखेंगे। लिवर फ्लूक, जो लिवर FLUKE लिवर फ्लूक है, इसके कितने हैं? दो होस्ट हैं। एक ह्यूमन हो गया और दूसरा है स्नेल हो सकता है या फिर फिश हो सकती है। भाई स्नेल और फिश ही क्या है? इसी को बोलते हैं इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट होस्ट हैं। और ह्यूमन क्या है? प्राइमरी होस्ट है, प्राइमरी होस्ट हो गया। तो एक होस्ट भी हो सकता है और दो होस्ट भी हो सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक अगला पढ़ते हैं। देखिए हो गया यहां तक? हटा दें इसको। देखिए अगली चीज समझना है कि ज्यादातर पैरासाइट हार्मफुल हैं। मेजॉरिटी ऑफ पैरासाइट्स क्या हैं? पैरासाइट्स हार्मफुल होते हैं। पैरासाइट नुकसान ही करते हैं, ठीक है, ज्यादातर पैरासाइट सब। अगली चीज है, पैरासाइट किसी भी होस्ट को मारते कैसे हैं? कैसे वो मारते हैं, ठीक है। तो हाउ पैरासाइट अफेक्ट द होस्ट। देखिए डायरेक्ट नहीं मारते हैं, ध्यान रखिए, इसलिए मैंने किल नहीं लिखा है। कैसे किल करते? नहीं, वो अपना खुद नहीं किल करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया हमारी बॉडी में गया तो बैक्टीरिया हमको नहीं किल करा रहा, डायरेक्ट नहीं किल कराता है हमको। ऐसा उस लेवल तक हमको अधमरा कर देगा कि हम बीमारी की वजह से, हम जो है कमजोरी की वजह से या और किसी कारण की वजह से क्या हो जाएगी, हमारी डेथ हो जाएगी। हमको बहुत वीक कर देगा, बहुत कमजोर कर देगा पैरासाइट। डायरेक्ट किल नहीं करता है। तो पैरासाइट कैसे अफेक्ट करता है? पहला, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस करेगा सर्वाइवल। देखिए इन्होंने वर्ड लिखा है, रिड्यूस सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। रिड्यूस सर्वाइवल कॉमा ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट के साथ वो होस्ट लिखेंगे, ऑफ होस्ट। होस्ट का क्या करेगा? सर्वाइवल के चांस घटा देगा। 60 साल जिंदा रहना है, 40 साल ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। ग्रोथ घटा देगा, जाहिर सी बात है, जब ग्रोथ घटती है, ठीक है, पर्सन कमजोर हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, फिजिकली वीक कर देगा। फिजिकली क्या कर देगा? वीक कर देगा होस्ट को। होस्ट को फिजिकली एकदम वीक, कमजोर कर देगा, ठीक है। और रिप्रोडक्शन की रेट घटा देगा। रिप्रोडक्शन जो होता है, प्रजनन की दर को, अब जाहिर सी बात है, जब रिप्रोडक्शन घट जाएगा तो अगली जो जनरेशन आएगी वो कम हो जाएगी, ठीक है। और इन सब चीजों से क्या होगा? अगर कोई भी जो है होस्ट फिजिकली वीक हो जाए, कोई होस्ट क्या हो जाए? फिजिकली वीक हो जाए, तो उस पर प्रीडेटर अटैक कर ले जाएगा। जैसे हिरन है, मान लीजिए, तो हिरन को कोई पैरासाइट अटैक किया और उसको क्या कर दिया? उसने इतना कमजोर कर दिया है कि वो चल फिर नहीं पा रहा बेचारा। तो आसान किसके लिए हो गया? आसान हो गया प्रीडेटर के लिए, लॉयन के लिए। और फर्स्ट क्लास तुरंत अटैक कर जाएगा, उस पर आसानी से खा लेगा, ठीक है। तो पैरासाइट क्या करते हैं? होस्ट को इतना, इस हद तक उसको मार देते हैं, इस हद तक इतना कमजोर बना देते हैं ताकि प्रीडेटर आसानी से उस पर अटैक कर जाते हैं, ठीक है। फिजिकली वीक कर देंगे, सो दैट, ताकि प्रीडेटर्स, जो प्रीडेटर्स हैं, इजीली ईट देम,
इनको खा लेते हैं, आसानी से अटैक कर जाते हैं। ठीक, यही लिखा हुआ देखिए, मोर वनरेबल टू द प्रेडेशन। अब इन्होंने जो लाइन लिखी गई है वो देख लीजिए, इन्होंने लिखा है मोर वल्नरेबल टू प्रीडेशन, ये लिखा बुक में। वल्नरेबल का मतलब होता है रिस्की, क्या होता है, रिस्की। ठीक है, प्रीडेशन के लिए बहुत रिस्की हो जाएंगे। रिस्क किसके खिलाफ में होगा, किसके लिए रिस्की हो जाएंगे, प्रीडेशन, आसानी से प्रीडेशन हो सकता है। ठीक है, मोर वनरेबल टू द प्रीडेशन। अब पैरासाइट्स कितने टाइप के हैं, पैरासाइट्स दो टाइप के हैं देखिए, एक आपका एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, और दूसरा क्या है, एंडोपैरासाइट्स, एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ बॉडी, कहाँ होते हैं, सरफेस पर, जैसे लाइस ऑन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन के सिर पर लाइस, जुएं जो होते हैं। ठीक है, ये आपका एक्टोपैरासाइट्स। टिक्स ऑन द डॉग, टिक्स ऑन डॉग, टिक्स क्या है, खिलनी जिसको आप कहते हैं डॉग पर। ठीक है, वो एक्टोपैरासाइट हो गया। और आपका एक और है क्या नाम है उसका, अमरबेल जो होती है, कसकुटा, कसकुटा क्या है, कसकुटा, कसकुटा समझते हैं, पैरासाइट है ये, अमरबेल है ये। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं पैरासिटिक प्लांट है, ये भोजन नहीं बना सकता है, ये भोजन नहीं बना सकता है। ये कहाँ रहता है, या तो आम के पेड़ों पर दिखाई देगा आपको, बुक ने लिखा है कि इट इज प्रेजेंट ऑन द हेज। अब हेज क्या होता है, जो झाड़ियां होती हैं, झाड़ी देखे ना, बुश, बुश को जो कटिंग कर देते हैं पूरा ऐसे ही बाउंड्री वॉल की, स्कूल कॉलेजों में बुश झाड़ियां जो होती हैं ऐसे बाउंड्री वॉल, तो हेज का मतलब वो श्रब से है, झाड़ियों के ऊपर ही रहता है। मैंगो के ट्री पर भी रहेगा, शीशम पर भी रहता है। तो उन्होंने लिखा है कि किस पर, श्रब्स पर, और श्रब्स क्या है, हेज है, कोई बात नहीं है। तो कसकुटा कहाँ रहता है, ये ऑन हेज, HEDGE, हेज, हेज को बोलते हैं श्रब्स। तो ये पैरासिटिक प्लांट है, ये भोजन नहीं बना पाता है। और एक है कोपोड्स ऑन द फिशेस। ठीक है, कोपोड्स, कहांगे स्पेलिंग इसका, COPPODS, कोपोड्स ऑन फिशेस, मछली की बॉडी पर एक पैरासाइट रहता है, उसका नाम क्या है, कोपोड्स। ये क्रस्टेशियंस है, क्रस्टेशिया ग्रुप से बिलोंग करता है, क्रस्टेशिया। इतने एक्टिव पैरासाइट हो गए। एंडोपैरासाइट कहाँ रहेंगे, शरीर के अंदर रहेंगे। एग्जाम्पल क्या है, टीनिया सोलियम, पढ़ा आपने, फ्लैटवर्म। ठीक है, और क्या है, एस्कैरिस है, एस्कैरिस राउंड वर्म हो गया। और बताइए, लिवर फ्लूक, आ जाइए, लिवर फ्लूक, लिवर या FLUKE, लिवर फ्लूक। और कोई एंडोपैरासाइट में बताएंगे, लिवर फ्लूक, ये सारा। और बताइए एंडोपैरासाइट, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट, तो प्लाज्मोडियम। और कोई एग्जांपल दिए हैं, हाँ क्या कर रहे हैं, जोर से बोल दीजिए तो हम भी सुन लें, नहीं तो हम ही देख लेते हैं क्या लिखा है। लिखा एंडोपैरासाइट्स कहाँ देखने को मिल सकते हैं, बॉडी के अंदर ही मिलेंगे। बॉडी के अंदर किस हिस्से में मिलेंगे, या तो लिवर में मिल सकते हैं, या तो ब्लड में मिलेंगे, या तो किडनी में मिलेंगे। ठीक है, या तो RBC के अंदर, क्योंकि प्लाज्मोडियम आपका अटैक जब करता है तो लिवर सेल को भी अटैक करेगा और RBC को भी अटैक करता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा एंडोपैरासाइट कहाँ मिल सकते हैं, लंग्स में मिल सकते हैं, RBC, किडनी, ठीक है, और लिवर। यहाँ आपके एक चीज तो उन्होंने छोड़ दिया है, इंटेस्टाइन।
इंटेस्टाइन छोड़ दिया ना, उसको भी लिख लीजिएगा, इंटेस्टाइन। अब बताइए मॉस्किटो क्या है? मॉस्किटो पैरासाइट है कि नहीं है? मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है, वही समझना है। क्वेश्चन भी पूछा गया है कहीं कि क्या मॉस्किटो पैरासाइट है, तो नहीं है। ठीक है, हटा दें इसको। देखिए साफ साफ लिखिएगा, मॉस्किटो इज नॉट पैरासाइट। कारण क्या है बताएंगे कोई? मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है। पैरासाइट मॉस्किटो के अंदर जो प्लाज्मोडियम रहता है वो पैरासाइट है, ये पैरासाइट नहीं है। क्यों नहीं है? मॉस्किटो ब्लड सक करता है, हमारा खून चूसता है, तो पैरासाइट नहीं हुआ क्या? हाँ हाँ, अरे हाँ, ये चाहे देखिए मेल मॉस्किटो तो कभी बाइट नहीं करता है। बाइट कौन करता है? फीमेल। फीमेल ब्लड सक करती है, लेकिन उस ब्लड से उसका पेट में वो न्यूट्रिशन नहीं मिलता उसको, वो पोषण के लिए ब्लड को नहीं सक करता है। मॉस्किटो फीमेल जो ब्लड सक करती है वो अंडे बनाने के लिए, अंडे देने के लिए, फॉर एग लेइंग, एग प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि हमारे ब्लड में एक प्रोटीन होती है एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन एग, अंडे को, मॉस्किटो का जो अंडा होता है उसको बनाने में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। तो अंडे बनाने के लिए, अपने एग प्रोडक्शन करने के लिए मॉस्किटो क्या करता है? खून चूसता। बस भोजन कहां से लेता है? भोजन फ्लावर के नेक्टर से लेता है। समझ में आया? कभी मॉस्किटो हमारे ब्लड पर डिपेंड नहीं है भोजन के लिए। यहां लिखेंगे मॉस्किटो पैरासाइट नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट टेक ब्लड, ये हमारा ब्लड लेता है ओनली फॉर एग प्रोडक्शन, एग को बनाने के लिए। और कैसे? बाय एल्बुमिन प्रोटीन। हमारे ब्लड में एक प्रोटीन है एल्बुमिन प्रोटीन ऑफ ब्लड, उसकी मदद से ये एग बनेंगे, अंडे। ठीक, तो ये ब्लड, ये न्यूट्रिशन लेता है। लिखेंगे मॉस्किटो क्या करेगा? न्यूट्रिशन कहां से लेगा? न्यूट्रिशन फ्रॉम फ्लावर नेक्टर, फ्लावर का जो नेक्टर है वहां से न्यूट्रिशन लेता है। और एक तो रीजन ये हो गया, एक रीजन तो ये हो गया कि ये पैरासाइट ना होने का, कि ये हमारे ब्लड से न्यूट्रिशन ले ही नहीं रहा है। दूसरी चीज है कि पैरासाइट के लिए जरूरी है कि होस्ट के साथ चिपका हो, होस्ट के साथ कुछ समय बिताए ना, क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। मॉस्किटो आता है, काटा और उसके बाद निकल लिया तुरंत। कहाँ टाइम बिताता है हमारी स्किन पर? बिताता है कहीं ना। ज्यादा देर तक बैठेगा तो तुरंत ही आपका हाथ पड़ेगा, मर जाएगा। वो नहीं मर जाएगा, वो ज्यादा देर उसको आप बैठने नहीं देंगे, बैठता भी नहीं है ज्यादा देर। जितनी देर में आएगा वो खून चूसेगा, उसके बाद निकल लेगा वो। तो ज्यादा टाइम बिताता ही नहीं है होस्ट के साथ। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि होस्ट के साथ टाइम स्पेंड होना चाहिए, क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा कारण है पैरासाइट नहीं है। देखेंगे मॉस्किटो रिमेन इन कांटेक्ट with host only for very short time, बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए उसका कांटेक्ट रहता है हमारे ऊपर, उसके बाद वो तुरंत हट जाता है स्किन से। ये हो गया एंडोपैरासाइट और एक्टो। अब एक चीज और, लास्ट हेडिंग इस बुक का, इस चैप्टर का लास्ट, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म क्या है? इसका एग्जाम्पल समझ लीजिए। जो कोयल है, कोयल, वो अपने अंडे कहाँ देती है? ले एग इन नेस्ट ऑफ क्रो, क्रो के नेस्ट में अंडे देती है। ठीक है, तो क्रो के नेस्ट में अंडे दिया इस तरीके से। देखिए ये हो गया, ये किसका अंडा है? ये क्रो का है। ठीक है, और कोयल का अंडा आया इस तरीके से, ये कोयल ने अपने अंडे दिया। इसके अंडे की जो शेप होती है, जो बनावट होती है, जो कलर होता है, शुरुआत में क्रो के अंडे से डिफर करता है, लेकिन कुछ समय बाद
कोयल के अंडे अपने आप को चेंज कर लेते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं, नकल कर लेते हैं, और अपने अंडे का कलर कैसा बना लेता है ये? इसके अंडे का कलर चेंज होता है जस्ट लाइक टू द क्रो। जैसे क्रो का अंडा, उसी तरीके से कोयल के अंडे भी अपने कलर को कन्वर्ट कर लेते हैं, मिमिक्री कर लेते हैं। और जब क्रो आएगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कौन सा मेरा अंडा है, कौन सा, उसको तो पता ही नहीं है ना किसी दूसरे का भी अंडा है, नहीं पता उसको, वो तो सब जान रहा है कि मेरे ही हैं। और दोनों को पेरेंटल केयर करेगा, दोनों की देखभाल करेगा, ठीक है। इसके बाद जब अंडा ब्रेक करेगा, हैचिंग हो जाएगी, तो वहां से वो कोयल इसको ले जाती है। इसी को बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। मतलब इसकी डेफिनेशन जो बुक में लिखी गई है वो ये है कि इसमें होता क्या, एक पैरासिटिक बर्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो बर्ड कोयल क्या है, ये पैरासिटिक बर्ड है। इसको हम पैरासिटिज्म में क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि ये पैरासाइट है किसके ऊपर में? क्रो के नेस्ट, क्रो के ऊपर पैरासाइट है ना। किसके ऊपर निर्भर है? क्रो। तो ये कोयल हो गया, पैरासाइट हो गया, ठीक है। और होस्ट कौन हो गया? ये क्रो इसका होस्ट हो गया। ये इससे न्यूट्रिशन ले रहा है कि नहीं ले रहा? कोयल इससे डायरेक्ट न्यूट्रिशन नहीं ले रही, इसके जो बच्चे हैं उनकी देखभाल कौन कर रहा है? क्रो कर रहा है, ठीक है। तो इसके बच्चे जो हैं, इसके जो एग हैं, वो उनकी केयर कौन कर रहा है? क्रो। वो पैरासाइट हैं क्रो के ऊपर। तो हुआ तो इसी का ना, आखिर ये एग कौन दिया? इसी के है ना। तो आप कह सकते हैं ये उसके ऊपर में पैरासाइट है। एक पैरासिटिक बर्ड अपने एग्स को ले करती है इन द नेस्ट ऑफ द अदर बर्ड। बस फिनिश हो गया ये। आगे इसका 2-4 क्वेश्चन है, देख लीजिए जल्दी से। कल 2 पेज हो गया था। एक हफ्ता क्लास और चलेगा, सैटरडे तक लास्ट, सैटरडे तक लास्ट, उसके बाद बंद हो जाएगा। ये 2 चैप्टर में मैक्सिमम 3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन, और 6 दिन में ही नेक्स्ट 2 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे, हमारे क्वेश्चन सहित हो जाएंगे, ठीक है। आप इसके बाद फिर बंद कर दिया जाएगा। बंद वैसे अभी से हो गया, पता है नहीं पता है? बंद अभी से क्लास हो गया आपका। ये हम लोग ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, क्लास आपकी ऑफ हो चुकी है बहुत पहले ही, क्योंकि सिलेबस पूरा नहीं था। तो हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपका सिलेबस पूरा कराया जाए किसी तरीके से। कहाँ गया जी? जो ये 2 पेज हो चुका था। अरे यार कहाँ भाग गए तुम? 3rd पेज पर आ जाते हैं। 3rd पेज। 8 ड्रोसोफिला किसी लेबोरेटरी में है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका? 8 ड्रोसोफिला है, 80 मर गए। नहीं, 8 मर गए 80 में से। 8 ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80। पॉपुलेशन कितने की थी? 80 थी। डाई कितना कर गया? 8। दिखा ना, 80 डाई नहीं किया, शुरू से पढ़िए। 8 ड्रोसोफिला इन ए लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 की पॉपुलेशन थी, आगे लिखा डाइड ये किया 8। तो डेथ रेट क्या होगा? बताओ जी क्या होगा डेथ रेट? 8 ड्रोसोफिला डाई कर गया, 80 था टोटल। कैसे निकालेंगे ये बता दीजिए। बड़े सुस्त रहते हैं तुम लोग। इतना बड़ा गणित नहीं है इसमें कि एकदम भिड़े हुए लगा रहे हैं। 8/80, जितने मर गए ऊपर इतने टोटल नीचे रखेंगे, आंसर आ जाएगा जो वही आंसर होगा इसका। कितना आंसर आएगा? 0.1। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक। बताइए, यही नहीं बता पा रहे थे सब। इसका आंसर बताइए जल्दी से बताइए।
अगर एक किसी का बता दिए तो हम खुश हो जाएं कि कम से कम कुछ तो बता दिए कोई। कंपटीशन होगा, ये पढ़ाई हो रही है। हाँ, क्वेश्चन यही तो समस्या है, बस क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा। देखिए, द प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीसीज, उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस का मतलब तरीका, इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज दैट हैव कम इनटू द हैबिटेट, कोई इंडिविजुअल किसी हैबिटेट में आ रहा है फ्रॉम एल्सवेयर, कहीं से, ड्यूरिंग द टाइम पीरियड, उसको क्या बोलते हैं? इमिग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं वाला चौथा नंबर, ये क्या फॉर्मूला है? एन टी इक्वल टू एन नॉट ई की पावर आर टी, ई की पावर आर टी कहाँ है? थर्ड, फोर्थ वाला। ठीक, इसको बताएंगे। ये लॉजिस्टिक कर्व जो है उसमें कितनी फेज आती हैं? पहली फेज को क्या बोलते हैं? लैग की लॉग? लैग। उसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, उसी को लॉग बोला जाता है। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन, फिर एसिम्पटोट। कहाँ लिखा गया है? ये देखिए, एक्सेलरेशन है ना, इसी को बोलते हैं लॉग। लॉग यही है, और ये लैग है, ये लॉग है, और ये डिक्लेरेशन मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन है, तो ये पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन जो है ये पॉजिटिव वाला है, और डिक्लेरेशन को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। बात एक ही है, ऐसा लिख दिया, एसिम्पटोट लिख दिया। ठीक, दो बटरफ्लाई कंपटीशन कर रही हैं नेक्टर के लिए किसी फ्लावर पर। नेक्टर के लिए दो बटरफ्लाई किसी फ्लावर पर आ गई हैं, बैठ गई हैं। बताइए कैसे वो सरवाइव करेंगे? अगर कहीं कंपटीशन हो रहा है तो सर्वाइवल कैसे होता? फिर वहां जिंदा रहना तो क्या करना पड़ेगा? हाँ, एक जगह कंपटीशन हो रहा है दो स्पीशीज के बीच में, अगर उनको वहां सरवाइव करना तो उनको करना क्या पड़ेगा? फिर बंटवारा करना पड़ेगा रिसोर्सेज में, कि तुम ये वाला खाना खा लो, तुम ऊपर खाओ खाना, हम इधर खाते हैं। बंटवारा करना पड़ेगा रिसोर्स। जैसे एक पेड़ पर 5 तरह चिड़िया थी, सबका भोजन अलग अलग था ना, सब एक जगह रह रही थी। रिसोर्सेज में पार्टीशन था कि नहीं था? जो बार्बुलर वाला, कहाँ गया ये? डिफरेंट फोराजिंग पैटर्न, भोजन करने का पैटर्न अलग होना होगा, फोराजिंग। यही तो लिखा गया बुक में, इसलिए कहते हैं बार बार बुक को पढ़िए। अभी आपके पास 1 साल का समय है, पूरा 1 साल का समय है। क्यों? तो मेहनत करिए अभी, ठीक है। वो 1 महीना मत देखिए, 1 महीना इस लेवल से नहीं लग रहा है। आप मेहनत करिए पूरा टाइम अच्छे तरीके से, अगली बार फिर से। अब ये नहीं कि मैं अगली बार कह रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ इसी बार हो जाए, ठीक है। हम लोग कभी नहीं चाहते हैं किसी का अगली बार हो। ये बताइए, in spite of interspecific competition in the nature, which mechanism of competitive species might have evolved for the survival? in spite का मतलब क्या होता है जानते हैं? इसके बावजूद, ठीक है। in spite of कंपटीशन होने के बावजूद, which mechanism the competitive system might have, मतलब अगर कहीं कंपटीशन हो रहा है उसके बावजूद भी कौन सी मैकेनिज्म काम करनी चाहिए? माइट माने चाहिए, सर्वाइवल के लिए। अगर कहीं कंपटीशन हो रहा है तो कौन सी मैकेनिज्म वहां काम करनी चाहिए? रिसोर्स पार्टनरिंग होना चाहिए ना, बंटवारा होना चाहिए। अगर इंग्लिश में नहीं समझ में तो हिंदी में भी रहता है आपके पास, वहां हिंदी में भी रहेगा, आसानी समझ जाएंगे। क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आएगी, आंसर समझने में दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। एमेंसिलिज्म, इसका एग्जांपल नहीं बताया, अभी मैं इसका बताने जा रहा हूं। ये छूटा हुआ है, एक को नेगेटिव दूसरे को 0, एक को नेगेटिव दूसरे को 0। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंटी रिप्रेजेंट, ये यहां पर आपका ई क्या बताता है? ई क्या है? बताएंगे क्या है ई? बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, यानी क्या देख रहे हैं? Which of the following not पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है? अगली बार मैं क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, सीधे मैं
फिनिश करूंगा सिलेबस। नहीं बता रहे हैं आप लोग, बताइए नहीं तो। कौन सा पॉपुलेशन एट्रीब्यूट नहीं है? स्पेसीज इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। कहाँ मैक्सिमम ग्रोथ होती है? बहुत छोटा छोटा है, ये भी नहीं है कि पढ़ने वाला सवाल है ढेर सारा, इतना छोटा छोटा क्वेश्चन दिख रहा सब इसमें। मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होती है? लैग लॉग, लॉग में। लॉग को पॉजिटिव एक्सक्लेशन बोलते हैं उसी को। फिनिश हो गया, एक पेज और, लास्ट पेज। मैच कराइए इसको। पहले जो आ रहा है वो मैच करा लो। माइक्रोराइजा, माइक्रोराइजा किससे? म्यूचुअलिज्म से। हर्बीवोर्स प्लांट क्या करते हैं? हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स प्लांट, हर्बीवोर्स और प्लांट के बीच का इंटरेक्शन। शाकाहारी जीव पौधों तो खाते हैं, और खाने वाले को क्या बोलते हैं? प्रीडेशन बोलते हैं ना। अरे कोई गोट है, वो क्या खा रही है? घास खा रही है, तो इंटरेक्शन क्या हुआ? प्रीडेशन कर रही है। शीप कैटल का इंटरेक्शन, शीप, भेड़ क्या खाता है? शाकाहारी है ना, और कैटल भी क्या है? शाकाहारी है। जब दोनों का भोजन सेम हो गया तो कंपटीशन कौन सा वाला हुआ? कंपटीशन हुआ ना, फिर ये इंटरेक्शन कौन सा होगा? कंपटीशन, क्योंकि दोनों का भोजन सेम है, दोनों हर्बीवोर हैं। और ऑर्किड और ट्री कमेंसलिज्म आया ना। चलिए ठीक, आगे बताइए इसको। इमिग्रेशन, अगर कहीं इमिग्रेशन हो रहा, एंट्री हो रही है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन डेंसिटी घटेगा बढ़ेगा? बढ़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये बताएंगे कार्निवोर एनिमल, लायंस हैं, लियोपार्ड हैं, है ना। ऑक्यूपाई द सेम निके, दोनों का निके सेम है। निके जानते हैं क्या है? प्रोफेशन, क्या खाते हैं वो? दोनों कार्निवोर हैं, दोनों एक जैसा भोजन करते हैं, निके सेम है। बट लॉयन प्रीडेट मोस्टली लार्जर एनिमल, लेकिन लॉयन बड़े जानवर को खाता है, एंड लियोपार्ड छोटे जानवर को खाता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ कंपटीशन रिफर टू, इसको क्या देखिए, दोनों का भोजन सेम है, लियोपार्ड का और लॉयन का, दोनों ही मांसाहारी हैं, लेकिन लॉयन बड़े जीव को खाता है और लियोपार्ड छोटे जीव को खाता है। तो ये जो मैकेनिज्म है कंपटीशन की, कंपटीशन तब होता है जब भोजन सेम होता है, दोनों का भोजन सेम है, दोनों मांसाहारी हैं, लेकिन एक बड़े जीव को खा रहा है, छोटे को। ये कौन सी मैकेनिज्म काम कर रही है वहां पर? रिसोर्सेज, क्योंकि तुम बड़ा वाला खा लो, हम छोटा जीव खा लेते हैं। अगर दोनों ही बड़ा वाला खाते तो फिर कंपटीशन हो जाता ना। कंपटीशन को हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये खाने में बंटवारा हो गया इनके, समझ में आया? बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट है, कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल नहीं है। वास्प, फिग, ये क्या है? म्यूचुअलिज्म है। फिनिश हो गया। एक टॉपिक छूटा है, वो देख लीजिए। टॉपिक क्या है? एक लाइन का है, अमेंसलिज्म। देखिए एक छूट गया है, अमेंसलिज्म। क्या होती है अमेंसलिज्म? एक को नेगेटिव, दूसरे को जीरो। एक स्पीशीज को नुकसान होगा और दूसरे को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। एग्जाम्पल क्या है इसका? बताओ जी, कोई एग्जाम्पल? एग्जाम्पल बताएंगे। पेनिसिलियम, पेनिसिलियम क्या है बताइए? फंगस है, ठीक। और बैक्टीरिया, इन दोनों का जो संबंध है वो अमेंसलिज्म है। कैसे? देखिए, पेनिसिलियम से एक एंटीबायोटिक निकलता है। पेनिसिलियम फंगस क्या करेगा? एक एंटीबायोटिक बनाएगा, एंटीबायोटिक। उसका नाम क्या होगा? पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। और ये एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को क्या कर देगा? मार देगा, मतलब नुकसान हो जाएगा इसको। नुकसान बैक्टीरिया को हो रहा है, पेनिसिलियम को कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई नुकसान नहीं है। तो अगर बैक्टीरिया के पास में, बैक्टीरिया कहीं पर है सोचिए, और वहां पर क्या है? ये बैक्टीरिया है, और बगल में क्या है? पेनिसिलियम अगर ग्रो कर गया है तो क्या करेगा? तो इसको मार देगा बैक्टीरिया को। तो उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ ना, पेनिसिलियम को जीरो हुआ इसके लिए। लेकिन
नुकसान किसको हो गया? बैक्टीरिया को। एक और एग्जांपल देखिए इसके बाद। कोई भी जानवर जब चलता है, जैसे हम ही चल रहे हैं, चींटी दब के मर गया, हाथी चल रहा है, उसके पैर से कोई छोटा जानवर दब के मर गया, वो भी किसमें आता है? मेंसलिज्म। क्यों? जो मर गया उसका तो नुकसान हो गया और हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ा, ना कोई फायदा हुआ, ना हमको कोई अनजाने में हुआ, ना हमने जान के तो मारा नहीं, ठीक है, तो हमको उससे कोई लेना देना ही नहीं है, ठीक। वो भी मेंसलिज्म में ही आता है। ये चैप्टर यहाँ फिनिश हो गया। आप थोड़ी देर और अगला चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि फिनिश करना जल्दी जल्दी, थोड़ा सा अगले चैप्टर क्या, केवल बेसिक देख लीजिए बस, ज्यादा नहीं बताना हमको अभी। फिर अगले चैप्टर उतनी जल्दी फिनिश होगा जितनी जल्दी ये क्या कर दें। कहाँ कैंसिल है? ये वाला ना? हाँ अब सही है। देखिए नेक्स्ट चैप्टर, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? परितंत्र। हिंदी में बोलते हैं इसको परितंत्र, ठीक है। देखिए इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम में दो चीजें होती हैं इस धरती पर, दो ही चीज तो हैं, या तो सजीव है या तो निर्जीव है, वही दोनों को मिला दिए इकोसिस्टम हो गया। सम ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, इसमें दो चीजें देखने को मिलती हैं, बायोटिक भी होता है, बायोटिक, और क्या होता है? एबायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजों को मिला करके क्या बोलते हैं हम लोग? इकोसिस्टम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद इकोसिस्टम को अगर कहा जाए, दो चीजें हैं। बायोटिक में सारे प्लांट आ जाएंगे, सारे एनिमल्स आ जाएंगे, माइक्रोब आ जाएंगे, फंगस आ जाएगा, एल्गी आ जाएगी, ठीक है, सब कुछ आ जाएगा, हम लोग भी आ जाएंगे। और ये बायोटिक में क्या आएगा? ये बायोटिक में लाइट है, टेम्परेचर है, लाइट, टेम्परेचर, वाटर हो गया, और बताएंगे न्यूट्रिएंट्स हो गए, और बताइए कोई? हाँ मिनरल्स। मिनरल्स कहाँ रहते हैं? सॉइल में रहते हैं, तो सॉइल भी बायोटिक फैक्टर हो गया, क्योंकि सॉइल में बहुत कुछ रहता है। और एयर में ऑक्सीजन है, कार्बन, मतलब जितनी भी गैसेस हैं वो सारी गैसेस क्या हैं? ये बायोटिक फैक्टर्स हैं, ठीक है। इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर। अब देखिए एक चीज आपने पढ़ा था ना, इकोलॉजी पढ़ा था ना। इकोलॉजी में क्या होता है? इस धरती पर दो ही चीजें हैं, या तो बायोटिक या एबायोटिक। हर जीव किसी ना किसी तरीके से दूसरे जीव के ऊपर निर्भर है, मतलब बायोटिक और बायोटिक के बीच में इंटरेक्शन है, बायोटिक और एबायोटिक के बीच में इंटरेक्शन है कि नहीं है? अरे हम लोग पर्यावरण को प्रभावित करते हैं, पर्यावरण हमको प्रभावित करता है। टेम्परेचर या इतनी सारी चीजों का प्रभाव जानवरों पर भी पड़ता है, पौधों पर भी पड़ता है, मतलब लिविंग के ऊपर। तो इकोसिस्टम में बायोटिक एंड एबायोटिक जो कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट, वो क्या है? एक दूसरे से रिलेट रहते हैं, ठीक है, रिलेट टू ईच अदर, एक दूसरे से वो सब रिलेट है कहीं ना कहीं, एक दूसरे से को अफेक्ट करते हैं, एक दूसरे से प्रभावित रहते हैं। और देखिए आप बुक में लाइन पढ़ लीजिए, एक लाइन लिखा है, इकोसिस्टम इज द, पहली लाइन पढ़िए, इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, इकोसिस्टम इज द, कैन बी विजुअलाइज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर। इसको समझिए, हमारा ये जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम ये क्या है? फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर है, फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। इसका मतलब समझते हैं? नेचर का फंक्शनल यूनिट। अगर कहा जाए हमारी बॉडी किससे बनी है? सेल से बनी है ना।
और बॉडी में जो काम चल रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? सेल की वजह से। तो सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल भी है। ऐसे ही इकोसिस्टम जो है वो नेचर का स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। जैसे बिना इकोसिस्टम के नेचर नहीं बन सकता। नेचर बना कैसे है? आखिर ये प्रकृति जो हमारे आसपास जो दिख रहा है, जो ईश्वर ने बनाया है, वो सब नेचर है। तो नेचर में दो ही चीजें होती हैं, या तो बायोटिक होता है, ये बायोटिक। तो सभी के सभी चीजें किसने बनाई हैं? गॉड ने बनाया है, उसी को नेचर बोलते हैं। तो वो सब किससे बने हैं? इकोसिस्टम से। छोटा छोटा इकोसिस्टम। इस धरती पर बहुत सारे इकोसिस्टम हैं, ठीक है। जैसे घास का मैदान एक इकोसिस्टम हो गया, तालाब एक इकोसिस्टम है, और नदी एक इकोसिस्टम, समुद्र इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। जहां पर बायोटिक एबायोटिक मिल गए, सजीव और निर्जीव जहां मिल गया वो इकोसिस्टम हो गया। खेत का मैदान इकोसिस्टम हो गया, पानी की एक बूंद इकोसिस्टम है। समझ में आ रहा है? जिस जगह पर दो चीजें होनी चाहिए, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग, तो इकोसिस्टम मान लिया जाता है। तो सारे इकोसिस्टम को मिला करके तो नेचर बनी है? नहीं बनी है। तो नेचर का यूनिट क्या हो गया? नेचर किस चीज से बनी है? इकोसिस्टम से बना है। अगर इकोसिस्टम काम करेंगे तभी नेचर रहेगी। अगर इकोसिस्टम सब एक अभी सोचिए डैमेज हो जाए, इकोसिस्टम पूरे धरती का इकोसिस्टम डैमेज हो जाए तो नेचर खत्म हो जाएगी कि नहीं होगी? नेचर काम नहीं करेगा। इसी की वजह से नेचर भी है। समझ में आ रहा है? तो नेचर का यूनिट हो गया इकोसिस्टम, फंक्शनल यूनिट है। तो देखिए इकोसिस्टम में एक लाइन नेक्स्ट लिखा हुआ है, इकोसिस्टम के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे इंटरेक्ट देमसेल्फ एंड आल्सो विद देयर सराउंडिंग। इसका मतलब समझ रहे हैं? इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्ट ईच अदर, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एंड आल्सो विथ सराउंडिंग, अपने सराउंडिंग से भी इंटरेक्शन होता है। सराउंडिंग को क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। इकोसिस्टम में दो चीजें हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो बायोटिक है और एबायोटिक है। बायोटिक बायोटिक से इंटरेक्शन करेगा और बायोटिक एबायोटिक से भी इंटरेक्शन करेगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एनवायरमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग। और एनवायरमेंट कैसा बता रहा है? फिजिकल। बुक में पढ़िए, लिखा है फिजिकल एनवायरमेंट। फिजिकल क्यों लिखा है उसने? फिजिकल का मतलब समझ रहे हैं? जो एबायोटिक है, क्योंकि बाहर जो एनवायरमेंट है उसमें दो चीजें हैं, एक तो लिविंग है और एक नॉन लिविंग है। तो जो फिजिकल का मतलब जो भौतिक एनवायरमेंट है, भौतिक एनवायरमेंट का मतलब है कि लाइट है, टेम्परेचर, ये सारी चीजें, ठीक है। वो किसकी बात कर रहा है? एबायोटिक एनवायरमेंट की बात कर रहा है। तो ऑर्गेनिज्म आपस में भी इंटरेक्ट करेंगे और ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरमेंट से आपस में जानते हैं कैसे इंटरेक्ट करेंगे। जैसे ग्रास को कौन खाता है? ग्रासहोपर, ठीक है। ग्रासहोपर को कौन खाएगा? फ्रॉग। और फ्रॉग को कौन खाएगा? स्नेक। और स्नेक को कौन खाएगा? बर्ड। बताइए ये लिविंग है कि नहीं है? एक तालाब में, एक घास के मैदान में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी ना। ये सब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। किसी भी इकोसिस्टम में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं। जैसे ग्रासलैंड एक इकोसिस्टम हो गया, घास का मैदान, वहां पर ये सब मिलेंगे देखने को। ये ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे से को इंटरेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। ये समझ में आया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तालाब में देखिए, तालाब में जो छोटे पौधे रहते हैं उनको कीड़े खाते हैं, कीड़ों को मछलियां खाएंगी, मछलियों को बड़ी मछलियां खाएंगी। तो वहां पर भी तो इंटरेक्शन चल रहा है ना, जीवों में नहीं चल रहा है? तो आपस में तो इंटरेक्ट होते ही हैं, साथ में अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से भी इंटरेक्ट होते हैं। फिजिकल का मतलब लाइट है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारी चीजों से। जैसे ये पौधा अगर है, ये प्लांट है ना कि नहीं है? ग्रास क्या है? एक प्लांट है। ये अपने फिजिकल एनवायरनमेंट से कैसे इंटरेक्ट करेगा? इसको जब तक सनलाइट नहीं मिलेगी, तब तक वाटर नहीं मिलेगा, मिनरल्स नहीं मिलेंगे, तो भोजन कैसे बनाएगा? तो सारी चीजें फिजिकल हो गई कि नहीं हो गई? ऐसे ही जितने भी जीव हैं, हम लोग भी सारे जीव लाइट से, टेम्परेचर से, कोल्ड से सब
से प्रभावित होते हैं, सब इफेक्ट करते हैं उनको। अगर बहुत ज्यादा ठंडी पड़ जाएगी तो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, बहुत ज्यादा सनलाइट आएगी, वो सब इसको प्रभावित करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपस में भी इंटरेक्ट करते हैं और अपने सराउंडिंग से भी इंटरेक्शन रखते हैं। अब देखिए इसके बाद में इकोसिस्टम का एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। इकोसिस्टम का जो साइज है, इकोसिस्टम का साइज ऑफ इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, छोटा, ठीक है, और बहुत बड़े साइज का भी हो सकता है। वेरी स्मॉल भी हो सकता है, वेरी स्मॉल और वेरी लार्ज। बुक ने स्मॉल का एग्जाम्पल क्या दिया है? क्या दिया स्मॉल का एग्जाम्पल? हाँ, अरे पढ़ के बताओ क्या दिया होगा। पॉन्ड दिया ना, ठीक। तो पॉन्ड दिया है तो आंसर आपका स्मॉल पूछा जाएगा तो पॉन्ड सही होगा। लार्ज का होगा ओशियन, समुद्र होगा, जिसको आप सी कहेंगे। लेकिन अगर कहा जाए सबसे छोटा इकोसिस्टम तो ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, पानी की एक बूंद सबसे छोटा इकोसिस्टम होता है। पॉन्ड तो बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। इससे भी छोटा बताएं, एक्वेरियम एक इकोसिस्टम है लेकिन वो मैन मेड है, ये नेचुरल है। तो अगर कहा जाए सबसे छोटा कौन सा है तो बुक के हिसाब से तो आंसर पॉन्ड लिखा जाएगा। लेकिन वैसे कौन सा है? स्मॉलेस्ट जो होगा, स्मॉलेस्ट वो क्या होगा? ड्रॉप ऑफ रेन वाटर, पानी की एक बूंद, बारिश के पानी की। आप मिनरल वाटर अगर ले लेंगे तो वो मिनरल वाटर के, तो मिनरल वाटर होता है, उसकी एक बूंद जो है वो इकोसिस्टम नहीं है बॉटल वाले पानी की। लेकिन नल का पानी या बारिश का पानी, ठीक है। क्यों रेन वाटर लिखा जाता है जानते हैं? क्योंकि पानी की एक बूंद में दो चीजें हैं, माइक्रोब भी हैं, नहीं है, बैक्टीरिया होंगे कि नहीं होंगे? बारिश होती है, इन्वायरमेंट के बैक्टीरिया मिलेंगे पानी में, माइक्रोब भी हैं, साथ में वाटर। माइक्रोब हो गया बायोटिक और वाटर हो गया ए बायोटिक। इसमें ऑक्सीजन भी होगी, इसमें कुछ टेम्परेचर भी होगा, इसका कुछ पीएच भी होगा, इस सब ए बायोटिक। तो बायोटिक भी हुआ और एक बायोटिक हो गया ना, इसलिए इकोसिस्टम हो गया। ये सबसे छोटा इकोसिस्टम होता है ये। अब आप पानी को उबाल दीजिए और उसकी एक बूंद बोलिए इकोसिस्टम में नहीं है, क्योंकि माइक्रोब तो मर गया। मिनरल वाटर बॉटल वाला पानी में माइक्रोब नहीं रहता है, बैक्टीरिया नहीं रहते हैं, पानी को प्यूरिफाई करके भेजते हैं, तो वो क्या है? इकोसिस्टम नहीं है उसका ड्रॉप। समझ में आया? जनरल पानी जो रेन, इसलिए रेन वाटर बोला जाता है। समझ में आ रहा है ये? तो साइज बहुत छोटा बड़ा। अब देखिए इकोसिस्टम के टाइप देख लीजिए, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। आगे पढ़ के आइएगा, अगली बार इस चैप्टर को पूरा पढ़ के आना, फुल खत्म करेंगे। दो टाइप के इकोसिस्टम है, एक आपका नेचुरल हो गया और लाइन टू लाइन खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि जल्दी खत्म नहीं किया जाएगा, जल्दी नहीं होगा, इतनी भी जल्दी नहीं है। आपको एक एक लाइन समझ में आएगा। नेचुरल है और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब मैन मेड है, मैन मेड इकोसिस्टम। और जो चीज मनुष्य बनाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। क्या बोलते हैं उसको? एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक, मानव के द्वारा निर्मित, ठीक है। और जो नेचर ने बनाया वो नेचुरल इकोसिस्टम। अब देखिए नेचुरल का एग्जांपल क्या है। नेचुरल में भी दो होता है, एक आपका टेरेस्ट्रियल होगा, धरती वाला, और एक क्या है? पानी वाला, एक्वाटिक। एक्वाटिक, ठीक है, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। अब बताइए नेचुरल में टेरेस्ट्रियल, घास का मैदान, ग्रासलैंड। ग्रासलैंड नेचर ने बनाया, मनुष्य ने नहीं बनाया है, टेरेस्ट्रियल है। और बताएंगे फॉरेस्ट, जंगल, जंगल में लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, फॉरेस्ट हो गया। और हाँ, डेजर्ट हो गया, डेजर्ट। और बताएंगे, और धरती वाला इकोसिस्टम। अब फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, टुंड्रा, और वो कौन सा है वहां? जो
अरे एक आपको बताया था, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, टेम्परेट फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट में कोई भी फॉरेस्ट हो सकता है। तो इतने एग्जाम्पल जो आपके हो गए, ये क्या हो गए? टेरेस्ट्रियल। एक्वेटिक आएगा, पॉन्ड आएगा, रिवर आएगा, ओशियन आएगा। समुद्र सबसे बड़ा इकोसिस्टम, लार्जेस्ट होता है, नेचर का है ये। आर्टिफिशियल में आ जाइए, आर्टिफिशियल में भी टेरेस्ट्रियल है, इसमें भी धरती वाले हैं। टेरेस्ट्रियल का मतलब स्थलीय, और एक एक्वेटिक का मतलब जलीय, एक्वेटिक। तो टेरेस्ट्रियल में क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड है, और एक्वेटिक में है एक्वेरियम। क्रॉप फील्ड जानते हैं? खेती, जो खेत का मैदान, खेत जिसको कहते हैं, खेत, वो क्या है? आर्टिफिशियल है। क्यों है आर्टिफिशियल जानते हैं? अरे नेचर ने केवल धरती बनाया है, आपने खेत आपने तैयार किया, आपने हल चलाया, उसमें नहीं चलाया, खाद आपने डाला, तो खेत का मैदान जो है वो क्या है? वो आपका आर्टिफिशियल है, और वो टेरेस्ट्रियल में भी आएगा। और एक्वेरियम है, एक्वेरियम बनाया जाता है, पानी वाला इकोसिस्टम है, एक्वेटिक में आएगा, और मैनमेड वाला है लेकिन वो, ठीक है। उसमें फिशेज रखी जाएंगी, बहुत सारे छोटे मोटे इंसेक्ट रहेंगे, और वाटर रहेगा, ऑक्सीजन रहेगी, ये सारी चीजें रहेंगी। तो ये टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गया। अब किसी भी इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं? अगर कहा जाए किसी इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होंगी, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, appreciate the input to give, we will look the देखिए किसी इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें होती हैं। पहली चीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी समझते हैं? जंगल है, ध्यान सुनते रहिए, पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, घास वास सब है, भोजन बनेगा, ठीक? तो पौधे भोजन बनाएंगे, जानवर भी भोजन बनाते हैं क्या? प्रोडक्टिविटी का मतलब भोजन बनाने से नहीं, प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बायोमास इकट्ठा करने से। पौधे भोजन बनाते हैं, इसको ही प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। जानवर जो है वो प्लांट को खा करके अपनी बॉडी में ग्रोथ करते हैं, वो ही प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। तो एनिमल्स के द्वारा भी होती है, और प्लांट, इसको आगे समझना, पूरा डिटेल में समझना है, ठीक है। और क्या होता है? न्यूट्रिएंट, एनर्जी फ्लो। और क्या होगा? एनर्जी फ्लो। किसी भी इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो कैसे? जैसे ग्रास को किसने खाया? गोट ने खाया, तो प्लांट की, सन की एनर्जी कहाँ गई? प्लांट में जाती है, और प्लांट से एनर्जी जाती है हर्बीवोर में, और हर्बीवोर से कहाँ जाती है? कार्निवोर में, और कार्निवोर से लास्ट में डिकम्पोजर्स में जाती है। तो एनर्जी का फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो ये एनर्जी फ्लो जो दिखाया गया है, ये इकोसिस्टम का एक हिस्सा है, ठीक। तीसरी चीज क्या होती है? देखिए न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। थर्ड क्या है? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग है। मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, है कि नहीं है? अब वो बताइए न्यूट्रिएंट पहले कहाँ जाते हैं? सॉइल से न्यूट्रिएंट कौन लेता है? प्लांट। यहां से देखिए, ये प्लांट है, सॉइल है, ये सॉइल से न्यूट्रिएंट कहाँ जाएंगे? पहले प्लांट में जाएंगे, ठीक है। प्लांट फूड बनाएगा, इस फूड, ये फूड कहाँ जाएगा? हार्बीवोर्स में जाएगा, हार्बीवोर्स तो खाएगा कार्निवोर में, ठीक है। उसके बाद में डिकम्पोजर्स के पास जाएंगे। तो न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से चले गए प्लांट में, और प्लांट से कहाँ चले गए? आगे इसमें, आगे इसमें, क्योंकि खा रहे हैं ना, तो खा रहे हैं तो न्यूट्रिएंट जाएंगे कि नहीं जाएंगे? प्लांट से हमको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, हम प्लांट को खाएंगे, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट आएगा। तो हर्बीवोर में जाएगा कार्निवोर, और कार्निवोर को कौन मारता है? डिकम्पोजर्स। जब ये सब मर जाएंगे तो लास्ट में न्यूट्रिएंट कहाँ चले जाएंगे? डिकम्पोजर्स, मतलब मिट्टी में वापस। मिट्टी से प्लांट में गए, प्लांट से एनिमल्स में गए, दोनों मर गए, वापस सब कहाँ चले जाए? मिट्टी में। जानते हैं सब मिट्टी में मिल जाते हैं, नहीं मिल जाते हैं? जहां से बने हैं वहीं सब वापस चले जाते हैं।
इसी को बोलते हैं न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी घूमते रहते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है। और चौथा नंबर क्या होता है? डिकम्पोजिशन। एक चीज और होती है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का मतलब कोई भी इस धरती पर मरेगा, चाहे प्लांट, चाहे हर्बीवोर, चाहे कार्निवोर, सबको सड़ाने का काम, डिकम्पोज करने का काम कौन करेगा? डिकम्पोजर्स। अगर ये नहीं रहेंगे तो न्यूट्रिएंट जो है मिट्टी में तो चले जाएंगे। सब जब मर जाते हैं, प्लांट एनिमल जब डाई करता है तो इनकी बॉडी कहाँ चली जाती है? मिट्टी में। लेकिन सड़ाने का काम कौन करता है? डिकम्पोजर्स। तो नहीं रहेंगे तो ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बनाना पड़ेगा, तभी तो इनऑर्गेनिक वापस जाएगा प्लांट में। प्लांट क्या लेता है? इनऑर्गेनिक को लेता है, ठीक है। तो ये सब डिटेल करना है थोड़ा सा। अब थोड़ा सा देखिए, इसके बाद में कहाँ गया जी? यहाँ तक मैंने बता दिया आपको। एक चीज और यहाँ लिखा हुआ है, सेकंड पेज देखिए, बुक में आप सेकंड पेज पलटिए, दूसरा वाला, ठीक है, मिल गया आपको। उसमें सेकंड पैराग्राफ देखिए, लिखा इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट्स इन द फिजिकल स्ट्रक्चर दैट कैरेक्टरिस्टिक फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। हर जितने भी इकोसिस्टम हैं उसमें चूंकि दो चीजें होती हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमरेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज ऑफ इकोसिस्टम गिव्स स्पेसिफिक कंपोजिशन। एक लाइन को लिख लीजिएगा, इन ईच इकोसिस्टम, इन ईच इकोसिस्टम स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म फाउंड। किसी भी इकोसिस्टम में विशेष प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे मछली तालाब में रहती है, कभी वो जंगल में नहीं जा सकती है, तो कहाँ रहेंगी? पॉन्ड में ही रहेगा, ठीक है। जो मछलियां समुद्र में है वो फ्रेश वाटर में देखने को नहीं मिलेंगी, तो अपने ही इकोसिस्टम में रहेंगे, समझ में आया? तो हर इकोसिस्टम में जो स्पीसीज होती है वो कुछ विशेष होती है, स्पेसिफिक होती है। और कोई भी इकोसिस्टम कितना मजबूत होगा, कितना बेहतरीन होगा, ये किस चीज पर काम करता है? लिख लीजिए, लिखिएगा इसमें, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम किस चीज पर डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, पहला डिपेंड करता है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों की संख्या कितनी है। जैसे रेगिस्तान है, रेगिस्तान स्टेबल इकोसिस्टम नहीं है, क्योंकि वहां पर जीवों की संख्या उतनी ज्यादा नहीं होती है, पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में, ठीक है। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, स्पीसीज कितनी वैरायटी के जीव वहां रह रहे हैं। अगर वैरायटी घट जाएगी तो इकोसिस्टम क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी को ही बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस। इसके लिए एक नाम यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं स्पीसीज रिचनेस। रिचनेस का मतलब, अगर मैं कहूं कि एक फॉरेस्ट है, वो बहुत स्पीसीज रिच है, तो इसका मतलब क्या हुआ? धनी पैसे से धनी नहीं, वो स्पीसीज से धनी है। स्पीसीज रिच का मतलब उस जगह बहुत सारी वैरायटी की स्पीसीज हैं, बहुत सारी वैरायटी के स्पीसीज हैं, स्पीसीज में डाइवर्सिटी है, तो एरिया क्या होता है? स्पीसीज रिच माना जाता है, ठीक है। एक वर्ड और देख लीजिए, स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब जानते हैं क्या है? स्ट्रेटा क्या होता है? परत। हमारे अर्थ में बहुत सारी लेयर हैं, नहीं है? अर्थ में लेयर्स हैं ना, परतें हैं। तो स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब होता है परत, ठीक है।
कोई भी चीज लेयर्स में होना। अब ये ऐसा कहां देखने को मिलता है? डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए, डेफिनेशन है वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इकोसिस्टम। किसी इकोसिस्टम में अगर जीवों का डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है वितरण, डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना, अगर उनको वर्टिकली डिवाइड किया गया है, वर्टिकली, जैसे इस कमरे में अगर मान लीजिए ऐसे ऐसे डिवाइड कर दिया जाए, किसी भी चीज को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। किसी भी चीज को ऐसे डिवाइड कर रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल का मतलब वर्टिकल इस तरीके से। अब आप देखेंगे तो ये तो कहेंगे ये तो हॉरिजॉन्टल हो गया ना। वैसे तो देखा जाए ये चीज हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल तो ये होता ना, वर्टिकल ये है, हॉरिजॉन्टल ये है, लेकिन हम इसको क्या करें वर्टिकल। अभी समझ में आ जाएगा क्यों कहा जा रहा है। कैसे देखिए, एग्जाम्पल देख लीजिए। एक समुद्र है, ओशियन है। समुद्र में मान लीजिए जो जीव ऊपर रहते हैं, लाइट कहाँ तक पहुंचती है? 200 मीटर तक लाइट पहुंचती है ओशियन में, उसके बाद लाइट नहीं पहुंचती है। ठीक है, तो ओशियन में आपको कई, ओशियन में लगभग 3 एरिया में हम इसको डिवाइड कर दिया हमने। ये एरिया 1 है, ये बी है, ये सी है। जो जीव यहाँ देखने को मिलेंगे वो यहाँ नहीं रहेंगे, और जो यहाँ रहेंगे वो यहाँ नहीं। मतलब तीनों जगहों पर जीव अलग अलग वैरायटी के रहेंगे। जैसे कहा जाए रेड एल्गी कहाँ मिलेगी? तो यहाँ मिलेगी, ऊपर नहीं रहेगी कभी भी। ग्रीन एल्गी कहाँ मिलेगी? ऊपर रहेगी, सबसे ऊपर, क्योंकि लाइट यही सबसे ज्यादा आ रही है। बीच में लाइट कम आती है। यहाँ पर आपको ब्राउन एल्गी देखने को मिलेगी। तो जब प्लांट का टाइप डिफर, तो एनिमल्स का भी टाइप डिफर करेगा। ये वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्टिकली का मतलब ऊपर अलग, नीचे अलग, उसके नीचे अलग, जीवों को इस तरीके से वर्टिकली। अब आपको वर्टिकली समझ में आ रहा होगा, वर्टिकली ऐसे है ना, ये वर्टिकल होता है। ऊपर अलग किस्म के जीव, उसके नीचे अलग, उसके नीचे अलग। एक फॉरेस्ट में देख लीजिए, जंगल में, फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ होते हैं, ठीक है, ये लार्ज ट्री। तो एक तो आपका ये लार्ज ट्री हो गया, इसके बाद छोटे छोटे पेड़ हो गए, ये छोटे वाले हो गए, ठीक है। इसके बाद बुशेस, झाड़ियां होती हैं, झाड़ियां और छोटी होंगी, नहीं होंगी, ये होंगी। और इसके बाद घास होगा, तो घास सबसे नीचे कितनी लेयर बनी है? 4 लेयर लगभग बनी है। एक इनकी लेयर है, एक छोटे वाले की, और एक झाड़ियों का, बुशेस का, और एक क्या है, ग्रासेस का लेयर है। बॉटम पर ग्रासेस रहेंगी। वर्टिकली सबको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वर्टिकली मतलब ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, यही तो वर्टिकल होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ अलग अलग लेयर्स में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया जाता है। किसी भी इकोसिस्टम में ऐसा होता है। तालाब में देख लीजिए, पॉन्ड में जो जीव पानी के सतह पर जो जीव रहते हैं, तली पे, वो जीव ऊपर नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है, अलग अलग किस्म के होते हैं। तो ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। बस यही डेफिनेशन ध्यान रखना है आपको। यहां तक फिनिश हो गया है। अगली बार ये 4 पॉइंट को डिस्क्राइब किया जाएगा। अभी जो मैंने 4 लिखाया था पढ़ के आएंगे, पूरा चैप्टर इसी पर बेस है। अब प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, यही चारों पढ़ के आइएगा। अगली बार ये हो सकता है छोटा चैप्टर है, फिनिश करा देंगे, उसके अगली बार क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक।